Okay, so all right. We're starting with this question. The question represents a diagram in which a substrate is present. The active side is shown, which is represented by U, and the attachment of substrate is shown, and the product which is being released from the substrate. So they're saying that the reaction shown in figure 1.1 is catalyzed by enzyme secrase, shows an enzyme catalyzed reaction. अब तुम्हें ये बात तो पता होगी कि सक्रियस किन किन चीजों का बना हुआ होता है, ठीक है? कह रहे कि नेम द पार्ट ऑफ द एंजाइम लेबल्ड यू. बताएगा आप में से क्या कहते हैं यू को, पार्ट यू को क्या कहा जाता है? नो वन. चलो मैं खुद ही बता देता हूँ. इट्स कॉल्ड एक्टिव साइट. ठीक है. क्या विद रेफरेंस टू द फिगर एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम. अच्छा जी. तो अगर हमें सबसे पहले रिलेट करना हो तो हम बताएंगे कि दैट एंजाइम possess an active site which attaches, which is specific to the substrate and it attaches the substrate हम इसके लिए टर्म कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज कर सकते हैं फॉर द शेप. हम इसके लिए ये भी कह सकते हैं दैट सिमिलर शेप है, सही है, और कॉम्प्लीमेंट्री शेप है, या हम यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल का भी जिक्र कर सकते हैं, which attaches to the substrate according to lock and key model. ठीक है. अब इसके अंदर जो आपके पास अटैचमेंट होता है वो क्या बनाता है? दैट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. याद है जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि रिएक्शन के अंदर कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है. इट फॉर्म्स एंजाइम sorry, enzyme substrate complex. Then the sucrase breaks or hydrolyze sucrose into glucose. sucrose किन चीजों का बना हुआ होता है? कुछ आइडिया है? जब आप sucrose की बात करते हैं तो sucrose is made up of glucose and साथ में क्या होता है? गैलेक्टोज या फ्रक्टोज या फिर एक और ग्लूकोज? एनी आइडिया? मैं खुद ही बता दूं, खुद ही बता देता हूँ. फ्रक्टोज होता है, ठीक है. ये यहाँ पे नहीं पढ़ा था, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा था ऑब्वियसली. अच्छा, और फिर क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को स्प्लिट कर देता है ये, सही है. देन द सक्रेज ब्रेक्स और हाइड्रोलाइज दिस इनटू दिस बाय, ये जरूर मेंशन कर देना, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. और फिर क्या होता है? it removes the product. एंजाइम रिमेन से, एंजाइम ना अपना शेप चेंज करता है ना मॉडिफाई होता है. द एंजाइम रिमेन सेम. ठीक है जी. अब इसके बाद हमारे पास जो अगला एलिमेंट आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैं चाहूंगा कि प्लीज तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो ना इसके अंदर, वरना तो रिकॉर्डिंग तो बाद में भी मिल जाएगी, सही है, फायदा नहीं होगा ना वरना फिर.
पार्टिसिपेट करने का, अगर पार्टिसिपेशन ही नहीं है। सही कह रहे, द एंजाइम यूरियस इज नोन टू बी अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अ स्टूडेंट कैरीड आउट एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ यूरिया hydrolyzed by urease at various time interval without any inhibitor and with a competitive inhibitor. The experiment was carried out in a test tube set up as follows. Tube A, 1 centimeter cube of urease solution, 10 centimeter cube of pH 7.5 buffer solution, and 1 centimeter cube of urea solution. Tube B में 1 centimeter cube of urea solution, 9 centimeter cube of pH 7.5 buffer solution, 1 centimeter cube of inhibitor and 1 centimeter cube of urea solution. Tube C में water है, pH 7.5 का buffer solution है और 1 centimeter cube of urea solution है. The results are as shown below in the table. अच्छा जी, टेबल क्या कह रहा है कि आपने ट्यूब ए में जो यूरिया की परसेंटेज ऑब्जर्व करी, सबसे ज्यादा रिडक्शन जो देखने में आई है वो ट्यूब ए में आई है। सही है, फ्रॉम 100 to 3। सबस्ट्रेट की बात हो रही है, सबस्ट्रेट यूरिया था। सही है, ट्यूब बी के अंदर सबस्ट्रेट चेंज हुआ लेकिन बहुत हल्का सा चेंज आया, ट्यूब सी में कोई चेंज आया ही नहीं। सही है, स्टेट हाउ ट्यूब सी एक्ट एज अ कंट्रोल फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। कंट्रोल क्या होता है? अच्छा, ये कुछ सवाल जो है ना, मुझे कुछ P3 का सा सवाल लग रहा है, बट सही है, ठीक है, अगर P3 का है भी तो कोई मसला नहीं। तो कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल जिसके जरिए से आप जो है कंपैरिजन करते हो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर दी हुई चीज का, जहां पे शायद रिएक्शन ना हो रहा हो, चेक करने के लिए कि भाई तब क्या होगा जब यूरिया हाइड्रोलाइज नहीं होगा। सही है, तो कंट्रोल क्या होता है? इट इज अ चेक to determine, or you can say compare the change when enzyme is present. क्योंकि देखो ट्यूब सी में क्या था, ट्यूब सी अगर मैं ऑब्जर्व करवाऊं आपको दोबारा से, ट्यूब सी में क्या था? वाटर था, बफर सोल्यूशन था, यूरिया था। यूरियाज ही नहीं है तो कहाँ से रिएक्शन होगा? अच्छा जी, ट्यूब ए में रिएक्शन ज्यादा हो रहा है बनिस्बत, ट्यूब ए में रिएक्शन ज्यादा हो रहा है बनिस्बत ट्यूब बी के। व्हाट इज द रीजन? कौन बताएगा? आप लोग प्लीज, आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताओ। गाइस आई एम वेटिंग, जल्दी से प्लीज। आपके पास सिंपल सा सोल्यूशन है, माइक ऑन करो, बता दो क्या ये रीजन हो सकता है सर। there is still many, देखो, there are still many kids who are not attending this class live. they might be depending upon the recording, जो कि मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन एक रिकॉर्डेड लेक्चर में जो कि बाद में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, और एक लाइव जो क्लास आप ले रहे हो, उसमें फर्क यही है ना कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, वहां पे नहीं कर सकते। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में। बोला ट्यूब ए में रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ कि सबस्ट्रेट 100 से 3 पे चला गया। ट्यूब बी में जो है वो सबस्ट्रेट 100 से 90 तक गया, ज्यादा चेंज नहीं आया। तो चेंज क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ ट्यूब सी इज विदाउट इनहिबिटर। ट्यूब सी की तो बात नहीं हो रही ना बेटा अभी। ट्यूब ए में देखो यूरिया सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन है और यूरिया है। ट्यूब बी में यूरिएज है, बफर है, इनहिबिटर है और यूरिया है। तो ट्यूब बी में डिक्रीज क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द इनहिबिटर। ये ट्यूब बी कम काम क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द इनहिबिटर। ठीक है सर, देन व्हाट अबाउट ट्यूब सी? उसमें तो बिल्कुल नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि देखो उसके अंदर यूरिएज ही नहीं डाला हुआ। ट्यूब सी में देखो ना, वाटर है, बफर सोल्यूशन है और यूरिया सोल्यूशन है। यूरिएज ही नहीं, एंजाइम ही नहीं है, तो काम कहाँ से होगा? समझ रहे हो? ओके जी सर। ओके, तो अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे आगे, तो हमारे पास एक और एक्सप्लेनेटरी आंसर आ जाएगा इसी हवाले से। इट से explain the difference in results between tube A and tube B.
ट्यूब ए में आप बता सकते हो कि सबस्ट्रेट जो है, अच्छा शुरू में उन्होंने एक बात बताई थी, वो बात भी ध्यान में रख, वो शुरू में they said that this particular, सर ये टेस्ट कब होगा? यार एक तो तुम देर से आए, ऊपर से तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। टेस्ट जब भी होगा उसके बारे में आप व्हाट्सएप पे मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है जुनेद साहब? अभी फिलहाल आप पास पेपर पे ध्यान दें। नहीं तो आपने आज तो नहीं है ना? आज है, क्यों नहीं आज? जो है? नहीं देगा उसके घर आके खुद उसके वालिदैन से मैं तफसीली बात करूंगा, ठीक है? अरे तो आपने डेट लिखी नहीं थी कल रात को, मैंने भी आपको मैसेज भी किया था, उसका भी रिप्लाई नहीं किया आपने। मैं मसरूफ होऊंगा, जरूरी थोड़ी आपके हर मैसेज का रिप्लाई किया जाए जुनेद साहब। यार सर सही बताएं, आज ही है। हाँ आज ही है। अब पढ़े हुए टॉपिक का है, कोई नया टॉपिक नहीं है, सो इसलिए आपको ना कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है बिला वजह। टेस्ट देना है, सबने देना है, जो नहीं देगा उससे फिर नाराजगी है। नहीं नहीं कल रख लीजिए अच्छा, उसको। हाँ साथ में कुछ समोसे और चाय का भी इंतजाम कर लो। नहीं नहीं सर, बाकी कल रख लीजिए, मुझे एंड में पता ही नहीं है और जाना भी है सर। अच्छा चलो ठीक है। अब मैंने एक ऑप्शन ये रखा है, जिन बच्चों के टाइम मैच नहीं कर रहा होगा तो उनको जो है लेट टाइमिंग्स के अंदर टेस्ट रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैं तुम्हें दोनों चीजें जब टेस्ट का टाइम होगा तब कोऑर्डिनेट कर लेना, मुझसे उस हवाले से उस वक्त बता दूंगा, ठीक है? अच्छा चलो देखो भाई, ये बोल रहे कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। देखो जुनेद, तुम्हारी पसंद का सवाल आया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। कम्पिटेटिव इनहिबिटर तुम्हें बड़ा पसंद था, है ना? हाँ। वैसे नॉन कम्पिटेटिव भी पसंद था आपको तो। ये कह रहे हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रिजल्ट्स बिटवीन ट्यूब ए एंड ट्यूब बी। ट्यूब ए में क्या हुआ है, ट्यूब ए के अंदर जो हमने सबस्ट्रेट डाला था 100, वो 3 पे पहुंच गया। ट्यूब बी के अंदर 100 से 90 तक पहुंचा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक इनहिबिटर मौजूद है, और इनहिबिटर कौन सा है? कम्पिटेटिव इनहिबिटर। ठीक है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करता है ये आपको पता होगा, तो आप वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे। आप पहले बात करोगे ट्यूब ए के हवाले से। ट्यूब ए के लिए आप कहेंगे ट्यूब ए में मतलब वो enzyme binds with the substrate, ठीक है, in a normal pattern forming enzyme substrate complex, फिर enzyme product complex, फिर enzyme plus product अलग हो गया। ट्यूब बी में जरा मामलात मुख्तलिफ हैं, and they are saying that there is a competitive inhibitor, हम लिख देंगे competitive enzyme inhibitor bind with present। तो वो क्या कर लेगा? that occupy, active site। yes, the active site, and the attachment of enzyme and substrate is decreased, producing less product। ठीक है भाई, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द एंजाइम secrete catalyzes the breakdown of glycosidic bond in sucrose। बड़ी कोई नई बात बता दी इन्होंने हमें, चलो खैर। A student investigated the effect of increasing the concentration of sucrose on the rate of activity of sucrase. 10 test tubes were set up with each containing 5 centimeter cube of a different concentration of sucrose solution. The test tubes were placed in water bath at 40 degrees centigrade for 10 minutes. A flask containing sucrose solution was also put into the water bath. After 10 minutes, 1 centimeter cube of the sucrase solution was added to each test tube. The reaction mixture were kept at 40 degrees centigrade for a further 10 minutes. After 10 minutes, the temperature of the water bath was raised to boiling point. Benedict solution का पता है आप लोगों को ना, किस चीज के लिए यूज होता है? Was added to each test tube. The time taken for a color change was recorded and used to calculate the rate of enzyme activity. The results are shown in figure 4.1. Okay, ये कह रहा है कि
नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइजेस बाय सक्रेज। भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ रहा है अगर कोई, तो कंडेंसेशन तो करेगा नहीं, क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस करेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ रहा है यानी कि एक डाइमर को तोड़ के दो मोनोमर बना रहा है। ठीक है, अच्छा। Yes. एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ वाटर, कहाँ गया भैया, हाँ, explain why the temperature of water was raised to boiling point। अगर आप किसी भी enzymatic reaction के बाथिंग मीडियम को या जहां पे वो मौजूद है उसको अगर आप बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दोगे तो उससे क्या होगा? Enzyme एंजाइम, activity. हाँ, एंजाइम जो है ना वो काम नहीं करेगा, रिएक्शन रुक जाएगा या एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। हाँ, एंजाइम डीनेचर एक अच्छी टर्म है यूज करने के लिए, which stops or you can say inhibits the reaction। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट शोन इन फिगर 4.1। अच्छा, अब जरा ग्राफ को एक्सप्लेन करना है आपने, तो एक दफा जरा देख लो। ग्राफ ये है आपके सामने, क्या एक्सप्लेन करोगे? 0 to 20 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे, 0 से 20 तक कंसंट्रेशन ले जाने पे आपके पास एक ड्रास्टिक चेंज आया यहाँ तक, सही है। और 20 से 40 तक ले जाने में हल्का सा चेंज आया, 40 से 60 तक ले जाने में वो और स्लो हो गया, और 60 से 80 तक में वो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आया, लेकिन चेंज आया है। ठीक है, बट 82 ऑनवर्ड्स, 80 टू 90 तक जा रहा है ये आई गेस, सही है। तो 82 ऑनवर्ड्स है ना वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है जी, तो यही चीज आपने मेंशन करनी है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सबस्ट्रेट की, तो उसके बाद जो है वो रिएक्शन एक प्लेटू बना लेता है ग्राफ के अंदर, वो बढ़ता नहीं है। उसका जो यूं समझ लो कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है एक तरह से, सही है। लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। सॉरी बेटा, जोर से बोलो दोबारा। एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है फिर एक तरीके से। हाँ, सही है। तो मेंशन क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या देंगे इसके अंदर? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग बात पहले कहाँ से शुरू करेंगे? हम लोग इंक्रीज से बात शुरू करेंगे, फिर मैक्सिमम पे पहुंच के उसके प्लेटू की फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, so it is saying that the increase, we can say for this like that increase in the rate, nahin, increase in the concentration of substrate increases the rate of reaction। मैं पॉइंट वाइज लिख दूं पूरा लिखने के बजाय, सही है, आप लोग उसको पैराग्राफ फॉर्मेशन तो कर ही लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? आफ्टर अ सर्टेन कंसंट्रेशन, मेंशन कर दो चाहे बिटवीन 80 to 90 मिलीग्राम था या ग्राम था, जो भी था इसका यूनिट, सही है, वो मेंशन करके इट फॉर्म्स प्लेटू, जिसका मतलब है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम कांस्टेंट। ठीक है, और जिसका मतलब है कि भाई आपके पास जो है जब कांस्टेंट हो गया तो वो पहुंच गया है मैक्सिमम वेलोसिटी तक, जहां पे ऑल द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड। एंजाइम के ऑक्यूपाई होने का मतलब ये कि उनकी जो एक्टिव साइट थी वहां पे सबस्ट्रेट अटैच हो गया, सही है।
जबकि आपके पास लो कंसंट्रेशन के ऊपर ऐसा नहीं होता। तो लो कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा है और हाई कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा है, इसको आपने रिलेट करना होगा बस, ठीक है। आप चाहो तो Vmax का रेफरेंस दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे कि भाई सर वो जब आपके लिमिटिंग फैक्टर क्यों नहीं लिखा आपने? क्या, दोबारा बोलो। एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर बन गया। एंजाइम लिमिटिंग रिएक्शन। फैक्टर बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट की बात करी, हमने मैक्सिमम की बात करी, ठीक है। आप जो है ना मिनिमम कंसंट्रेशन के ऊपर भी बात कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। कह रहा है स्टूडेंट कैरिड आउट एन इन्वेस्टिगेशन, अगले सवाल पे आते हैं। Student carried out an investigation into the digestion of triglyceride using lipase. 10 centimeter cube of olive oil adjusted to pH 8 was added to a test tube, which was then put in a water bath at 37 degrees centigrade for 10 minutes. 1 centimeter cube of lipase solution was incubated at the same temperature in a separate test tube before being added to the olive oil. The initial pH of the reaction mixture was measured using a pH meter. The pH was recorded at 5 minutes interval for 60 minutes. Suggest why the olive oil was adjusted to pH 8 before the lipase was added. आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एलिमेंट की तरफ जाके सोचना पड़ेगा कि लाइपेज एक ऐसा एंजाइम होता है। बोलो बेटा। ऑप्टिमम पीएच यही है इसलिए। Yes, this is the optimum pH for lipase or olive oil. ऑप्टिमम पीएच किसका है बेटा, लाइपेज का है या ऑलिव ऑयल का है, जल्दी से बताओ ईमान। ईमान सर तो आधा लाइपेस का। जवाब देके फंस गई। लाइपेस। लाइपेज का, गुड। ऑलिव ऑयल का नहीं लिख रहा। ओके ओके जी जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The figure 5.2 shows the result of the investigation. ये ग्राफ तुम्हारे सामने है और वो कह रहा है, ग्राफ बता रहे हैं हमें कि भाई वो स्लाइटली बेसिक से स्लाइटली एसिडिक में कन्वर्ट हो गया। डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कितने मार्क्स के लिए पूछा है भाई, 2 मार्क्स के लिए पूछा है। 2 मार्क्स में क्या बताओगे आप बताओगे कि भाई इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए एक इंस्टेंट आपके पास ड्रॉप मिल गया शुरू के 10-15 मिनट के अंदर ही, शुरू के 10 से 20 मिनट के दरमियान आपने एक ड्रास्टिक चेंज देखा, फिर स्लाइड चेंज देखा, सही है। तो हम जो इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ उसी के हिसाब से काम करेंगे। हम बोलेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स में आपके पास रैपिड चेंज आया, दैट मीन्स के रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में क्या था, हाई था। दूसरे सेकंड 5 मिनट्स जो कि कहां से कहां तक है, फ्रॉम 5 to 10, वहां पे आपके पास चेंज was fast but not that rapid. अब वर्डिंग्स तुम लोग खुद ही सही कर लेना ना, सही है, मैं सिर्फ की पॉइंट्स बता रहा हूं। और फिर gradually the rate of reaction fades out। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। Explain the result of the investigation। तो भाई कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे रिजल्ट को, जरा चेक करके बताओ। जुनेद तुम्हारी आवाज आ नहीं पा रही है, तुम्हारे माइक में मुझे कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझ तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही। क्या क्या होता है ये, जवाब दो, बदतमीज इंसान है यार। व्हाट इज दिस? एक्सप्लेन करना है रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन।
जल्दी से चलो. Investigation. Okay. Mohammed is saying that Vmax decreases due to the change in pH. अच्छा, ठीक है, acceptable है, लेकिन सर आप ग्राफ दिखाएं, पूरा जवाब बताता हूँ आपको. ये लो. अच्छा 8 में 2 इस साइड पे पीएच और नीचे टाइम डिक्रीज हो रहा है. पीएच डिक्रीज हो रहा है उसके साथ, pH रिएक्शन के decrease हो टाइम रहा है, के बिल्कुल. साथ. मोहम्मद ने भी यही बोला था. लेकिन विनय, अच्छा तो तुमसे भी पीएच और डिक्रीज. मोहम्मद से भी और बाकी बच्चों से भी एक मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए इस बात को, कि डाइजेशन या ब्रेकडाउन किस चीज का हो रहा है ये देखो. उससे क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि पीएच को डिक्रीज कर रहा है. ऐसा कौन सा हाँ प्रोडक्ट ना है? कि वो सर फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. यस, फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. और फैटी एसिड क्योंकि एसिड है तो एसिडिक मीडियम में आएगा, या उसके आने से मीडियम एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, चलो जी. अच्छा वो दिखाइए जो वो क्वेश्चन. ये वाला पार्ट. हाँ तो हम लोग यही, नहीं नीचे वाला ही. हाँ तो हम लोग इसके अंदर यही बोलेंगे कि मतलब कि वो टाइम टाइम के साथ साथ जो क्या नाम है एंजाइम जो है वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल. एंजाइम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो? नहीं मतलब कि एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट. अब मैं खुद बता दूं बेटा, अगर अरे आप एक खुद मिनट ना, मानो तो. करने दे. मतलब कि ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम के साथ साथ जैसे रिएक्शन हो रहा है, तो जो ओके. एंजाइम है वो रिएक्टेंट को हाँ. प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, और वो हाँ, प्रोडक्ट जिस एनवायरनमेंट में है वो उस एनवायरनमेंट का पीएच डिक्रीज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट सही है. उसको एसिडिक में ला रहे हैं, मतलब सही है. 7 से सर नीचे ला रहे हैं. हाँ ईमान बोलो बेटा. सर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स वो फैटी एसिड्स में ब्रेक हो रहे हैं एंड उसकी वजह से उसकी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो रहा है. फैटी एसिड मेक्स द एनवायरनमेंट एसिडिक. ओके, Acidic. एनवायरनमेंट And कह लो because या of that, the फिजिकली कह pH लो इसको. decreases. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीएच डिक्रीज हो रहा है. ओके, डन. व्हाट एल्स? दैट्स इट. यस. तो इनिशियली जो चेंज आया, इनिशियल जो प्रोडक्शन आई, उसमें फिर वही वाली बात जो अभी हम ऊपर कर रहे थे, हम कहेंगे कि भाई इनिशियल चेंज was rapid and more pH change was observed. ठीक है, अब बताओ ये बात क्लियर है यहाँ तक की? यस. आगे चल. ओके. यस. अच्छा बस. Penicillin is an antibiotic that interferes with the synthesis of cell wall in bacteria. पेनिसिलिन जो है ना बेसिकली सेल वॉल का ब्रेकडाउन करवाता है. ये वाला पार्ट आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द टॉपिक इम्यूनिटी. ठीक है, खैर फिर भी penicillin becomes widely available in 1940s. The enzyme penicillinase, which breaks down the penicillin, had been isolated. This enzyme is now found in many bacteria and gives them the resistance to penicillin, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का टॉपिक है. लेकिन पढ़कर समझ में आ रहा है कि तुमने बैक्टीरिया को मारने के लिए पेनिसिलिन से पेनिसिलिन डाला. पेनिसिलिन उसकी सेल वॉल को डैमेज कर रहा था, बैक्टीरिया को जो है पसंद नहीं आया. उसने एक एंजाइम नया आइसोलेट किया, उसने बनाया, मतलब डेवलप किया. उसका नाम था पेनिसिलिनेज, जिसने पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक था, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, उसने उसको जो है ना डैमेज करना शुरू कर दिया.
Figure 4.1 is a ribbon model of the structure of enzyme penicillinase. Sorry for the pronunciation. The arrow indicates the active site of the enzyme. कहाँ गया? ये रहा. Can I explain why the shape of the active site of an enzyme such as penicillinase is important? तो पता नहीं कहाँ से अजीब सी pronunciations लाके डाल लेते हैं बायोलॉजी के अंदर. चलो खैर, क्या वजह होगी इसकी, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं ये? एक्टिव साइट कहाँ है? ये रही. कौन सी है? ये एक्टिव साइट है. ताकि वो इनगल्फ कर ले उसको. यार सर यहाँ पर इसका हाँ बोलो. सर इसका ओवरऑल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है या लाइक देखो सबस्ट्रेट फिट हो रहा है एक्टिव साइट में, ये सब? हाँ, यही इन्होंने जो है ना सवाल को मतलब कंफ्यूज करने के लिए इतना जो है ना घुमा फिरा के आपको कह दिया. अगर मैं तुम्हें सवाल चेंज करके दूं तो शायद तुम लोग जो है ना बहुत आसानी से इसको अडेप्ट कर लोगे. सही है. एक्सप्लेन व्हाई द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज इंपॉर्टेंट. अब बताओ जवाब क्या होगा? ताकि वो उसके साथ ताकि जो मतलब प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट जो है वो उसके साथ आके फिक्स हो जाए. लॉक एंड की मतलब मॉडल एक्सप्लेन करना है बेटा. हाँ ना, वही तो क्या बताए कहाँ रहे हो तुम, इतना अटक रहे हो. चलो सर के सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा. यस, सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट होती है. ठीक है, आप कह सकते हैं इट हैज गॉट सिमिलर शेप. एक्टिव साइट का सिमिलर शेप होता है. इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और टेम्पररी बॉन्ड बनता है, जो कि फिर बाद में उसको जो भी मतलब जिस तरह से भी आप फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सको उसके रिएक्शन को वो कर दोगे. ठीक है, अगले सवाल है. रेफरेंस टू फिगर 4.1 आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट आर शोन एंड दोज दैट आर नॉट शोन. एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर शोन, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर नॉट शोन. ये तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से पूछ लिया लगता है. चलो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी तो आता ही होगा ना सबको. तो क्या क्या दिख रहा है? अल्फा हेलिक्स तो दिख रहा है भाई मुझे. और क्या दिख रहा है? सर बीटा सेकेंडरी प्लेटेड स्ट्रक्चर शीट भी दिख रहा दिख रही है. हाँ ईमान बोलो बेटा, सॉरी नहीं सुन पाया मैं, दोबारा बोलो. सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रहा है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दिख रहा है. और मैं अगर बोलूं कि ये सब देखो अगर आपस में कनेक्टेड है, ये यहाँ से यूं कनेक्टेड है, ये यूं कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है, तो क्या ये टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो जाएगा? और अगर मैं इसको पूरा एक ओवरऑल शेप देखूं इसका, तो क्या इसका शेप ग्लोबुलर शेप नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये तो जो चीजें इसमें दिख रही हैं, क्या चीजें इसमें नहीं दिख रही ये बताओ. और बेटा ये सवाल जो है ना, क्या दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में और क्या नहीं दिख रहा है, और यही वाली डायग्राम या इसी तरह की डायग्राम बार बार पूछी जाती है पास पेपर में. ये बहुत रिपीट होने वाला, मतलब कह लो कि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसके अंदर बस ये याद कर लो अगर कर सकते हो. अल्फा हेलिक्स दिखेगा, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, और फिर उसके अंदर उनके आपस में जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो लिंक अप हुए हुए हैं आपस में, तो इसलिए टर्शियरी स्ट्रक्चर भी दिख रहा है. और टर्शियरी स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट दिख रहा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर का ग्लोबुलर पार्ट इसमें दिख रहा है. अगर फाइब्रस होता तो सीधा सीधा होता, या यूं इस तरह से लाइंस बनी हुई होती. ठीक है, तो ये सारी चीजें दिख रही हैं. कितना हो गया? 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया इसका. अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, हम बात करते हैं क्या चीजें नहीं दिख रही, ये भी तो उसने पूछा है ना. तो क्या चीजें नहीं दिख रही भाई? प्राइमरी स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा. प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? अमाइनो एसिड एक एक करके अलग अलग दिखाया हुआ होता है. तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा तो हमें अमाइनो एसिड भी नहीं दिख रहा है.
we cannot see and we can see. सही है जी. अच्छा जी, अमाइनो Sir, एसिड quaternary structure. कॉटनरी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा क्योंकि ना ही कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है और ना ही मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, तो देयर इज नो quaternary ग्रुप और स्ट्रक्चर सीन. और अच्छा, quaternary स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिख रहा था, वही बात यहाँ पे और भी मेंशन कर दें, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं दिख रहा कोई. और क्या कोई अमाइनो एसिड के दरमियान का बॉन्ड का भी लिख देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज भी नहीं दिख रही. और काफी है इतना, आई गेस काफी है ना. चलो, अब यही सारी बातें अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी हो, जरा आप बताइएगा कि क्या क्या लिखा था हम लोगों ने. एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर शोन, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, ग्लोब्यूलर, टर्शरी स्ट्रक्चर, और इसके जरिए से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये दिख रहा है. क्या नहीं दिख रहा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, अमाइनो एसिड्स नहीं दिख रहे, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा. 3 मार्क्स हो गए. वैसे और कुछ लिखा था हमने, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं दिख रहा. ठीक है जी, नॉट शोन. चलो आगे. Figure 4.2 shows the change in the energy during the progress of an uncatalyzed reaction. Draw on figure 4.2 a curve to show the change in energy during the progress of same reactions when catalyzed by an enzyme. इसी के ऊपर एक डायग्राम शो करनी है. कह रहा है कि कर्व टू शो द चेंजेस. ये याद है जब हम लोग बिल्कुल ये चैप्टर बिल्कुल शुरू किया था तो पहली चीज हमने यही डिस्कस करी थी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है. सही है. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ पहुंची हुई है? यहाँ पे पहुंची हुई है. सही है. ये कह रहा है कि फिगर 4.2 कर्व शो अ चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ सेम रिएक्शन व्हेन कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम. यहाँ पे एंजाइम नहीं है, अब एंजाइम ऐड करना है, तो शुरू तो यहीं से होगा और एंड भी यहीं पर ही होगा, बट पीक तक नहीं पहुंचेगा. समझ रहे हो भाई बात को? ये सिंपल सी डायग्राम. बेटा ये समझ में आ गया सबको? जरा जल्दी से बताओ. थोड़ा सा तेजी से चल रहा मुझे पता है, लेकिन ये कि जी सर. ओके गुड. So state the term given to the energy level that must be overcome before a reaction can progress. ये क्या बात हुई भाई? State the term Sir, given to activation, I guess. good. Energy of activation. Okay जी. Antibiotic resistance is a serious worldwide problem. I guess जुनेद तुम्हारे कुछ माइक का इशू चल रहा है. तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ ट्रबल हो गई है. मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा अभी. अच्छा ओके 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 सॉरी. फिर कुछ और अनु की आवाज आ रही थी. सॉरी, मुझे लगा शायद तुम्हारा नहीं, वो माइक. किसी और के माइक से आ रही होगी. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा जी, ये देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अ सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बिकॉज होता क्या है, मैं तुम्हें इसका एक बड़ा आसान सा हिंट देता हूँ. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन से आदी बना देते हैं खुद को एंटीबायोटिक्स का. क्या हुआ, नजला खांसी बुखार हुआ, एंटीबायोटिक ले ली. कुछ भी हो रहा है, एंटीबायोटिक ले ली. जब एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है तब उस वक्त एंटीबायोटिक जो है ना हमारी बॉडी रेजिस्ट करना शुरू हो जाती है. तो हमने अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर भी बात करी थी. सही कह रहे. सजेस्ट हाउ एंटीबायोटिक can be used effectively to avoid the development of worldwide spread resistance in bacteria. ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डिपेंड करता है इम्यूनिटी वाले चैप्टर पे. सही है.
इसलिए मैं आप लोगों से इसका जवाब नहीं पूछ रहा, मैं खुद ही इसके बारे में लिख देता हूँ। इसका एंजाइम से कोई खास ताल्लुक बन नहीं रहा। अब ये बीच में आ गया होगा कोई एज अ पार्ट, देखो बाकी पूरा एंजाइम चल रहा है, एक पार्ट इससे रिलेटेड आ गया। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखो कि कभी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल होता है ना, वो प्रोफाइलैक्टिक होता है। यानी कि वायरल इन्फेक्शन के दौरान कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए इस चीज के। मैं एग्जांपल देता हूँ अभी इस चीज की भी कि भाई आपके पास आपने ऑब्जर्व किया होगा जो जब ये अभी कोविड का सिलसिला चल रहा था, तो एक एंटीबायोटिक बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जा रही थी, वो थी एजोमैक्स। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इज अ एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एंटीबायोटिक ड्रग, सही है, उसका वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है। बट वो क्यों दी जा रही है? वो एज अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट दी जा रही है। प्रोफाइलेक्टिक एजेंट क्या होता है कि बीमारी हुई नहीं है, उसके होने से पहले आप दे रहे हो उस बीमारी को रोकने के लिए। वो किस चीज को रोकने के लिए दी जा रही है? कोविड के अंदर क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, तो उस चीज से बचने के लिए कि कहीं ड्यूरिंग कोविड वो वायरस बहुत उस इन्फेक्शन को बिगाड़ देगा, तो ऐसा ना हो कि कोई वो ऐसा इन्फेक्शन डेवलप कर जाए, उसको प्रोफाइलेक्टिकली उसका इलाज किया जा रहा होता है। दैट्स व्हाई हम लोग दे रहे होते हैं एंटीबायोटिक। अदरवाइज कोशिश ये करनी चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर कभी भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करें। अगर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर भी रहे हैं तो उसका कोर्स पूरा करो, बीच में नहीं छोड़ो कभी भी। अक्सर होता है ना कि भाई आपको जो है ना, लेट सपोज पेट खराब हुआ, सही है, कुछ बायोटिक इन्फेक्शन हो गया, आपने जो है ना उसके लिए एंटीबायोटिक लेना शुरू करी, कोर्स लिख के दिया था डॉक्टर ने आपको 5 दिन का, 2 दिन के अंदर ही आपकी तबीयत हो गई सही। हाँ बोला मैं तो सही हो गया, अब क्या जरूरत है दवा खाने की, सही है। तो वो जो बीच में आप कोर्स छोड़ रहे हैं ना, मतलब आप अपने दुश्मन को आधा मार दिया है और आधा छोड़ दिया। अब सोचो जरा कि तुमने जिसको आधा मारा हो और आधा छोड़ दिया हो, वो तुमसे बदला लेने के लिए किस शक्ल में आएगा, ठीक है। तो यही कुछ बैक्टीरिया कर रहा होता है फिर। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे और डेवलप हो जाती है इसी हवाले से, वो ये भी है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, वो उसका एक मेजर कॉज जो है ना, वो ये भी होता है कि हम लोग जो है ना छोटे से छोटे बैक्टीरिया के लिए वाइड स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है कि लेट सपोज स्ट्रेन नंबर 45C कोई था, वो पैथोजन जो है ना ये बीमारी करवा सकता है, जिसको कि हम XYZ बीमारी कह रहे हैं, ठीक है। आपने आपके पास एक ड्रग ए था एंटीबायोटिक और एक ड्रग बी था एंटीबायोटिक। बी जो है ना वो स्ट्रेन नंबर 1 से लेके स्ट्रेन नंबर 100 तक को सबको मारता है, सही है। आपने बोला है मैं बी ले लेता हूँ ना, जो भी होगा मर जाएगा खुद भी, सही है। हालांकि ए जो था वो स्पेसिफिकली 45C पे काम करता है। हमारे यहाँ की मेडिकल प्रैक्टिस भी ऐसे ही है। आप डॉक्टर के पास अगर जाएं, लेट सपोज मैं अगर तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, मैं एक टाइम था जब आई वाज लाइक प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, सही है। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बैठा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो वहाँ पे पेशेंट आया, मैं इमरजेंसी में बैठा हुआ था, उसने आके बोला कि मुझे जो है ना डॉक्टर साहब बहुत फ्लू हो रहा है और फ्लू के ऐसे सर में बड़ा शदीद दर्द है और ये मसला है, नज़ला जुकाम वाला सारा मसले गिनवा दिया उन्होंने, ठीक है। मैंने पेपर निकाला, प्रिंट आउट होता था वहाँ पे ना, मतलब दवा लिखी उसके ऊपर, प्रिंट आउट किया, सिंपली पैनाडोल लिख के दे दी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे द पेशेंट और उसके साथ जिनका अटेंडेंट था, वो लिटरली ना मुझ पे एक अजीब सी नजर से देख रहे थे। दे वर लाइक कि भाई तू डॉक्टर है भी या नहीं है। एंड उनका अगला सवाल ये था, सर बस ये पैनाडोल से सही हो जाएगा? तो मैं बोला हाँ बस काफी है। तो कहते हैं कि कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लिखेंगे, कोई सिरप वगैरह नहीं लिखेंगे? मैं बोला जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। सिम्टम्स में आपके पास सिर्फ हेडेक आ रहा है और हल्का हल्का सा शायद उनको बुखार था कुछ ऐसा, तो मैंने बोला पैराडोल बेहतरीन है इस चीज के लिए, और कोई आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत ही नहीं है। तो पीपल आर लाइक दिस, दे वांट लाइक उनको जल्दी क्योर चाहिए होता है, उनको फौरी क्योर चाहिए होता है। उनको वो डॉक्टर्स अच्छे लगते हैं जो कि उनको 5 डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक, 10 डिफरेंट किस्म के पेन किलर्स और 15 किस्म के जो है ना कफ सिरप लिख के देंगे इस छोटी सी बीमारी के लिए।
लोग अपनी इम्यूनिटी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। तो इस सब से क्या होता है, इस सारी चीज़ों से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है अल्टीमेटली। अच्छा, ये टॉपिक इस टॉपिक का नहीं था ऑब्वियसली, बस बीच में आ गया था तो हम लोगों ने एक डिस्कशन में इसको ले लिया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर can also completely stop enzyme activity by causing the molecule to undergo cold denaturation. Enzyme activity is not recovered when temperatures are increased to a normal working temperature range. Explain the mode of action of enzyme. I guess फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से जो एक्टिव साइट होती है, जहां पे आपके पास अटैचमेंट होनी होती है, वो डैमेज हो जाती है एक्टिव साइट, और उसका शेप आई गेस चेंज हो जाता है। सही है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम इसमें यही बताएंगे कि भाई इसकी वजह से जो है तुम्हारे पास जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री शेप था वो जो है चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाएगा उसके अंदर, और उसकी वजह से फिर कुछ एंजाइम्स जो वापस रिकवर कर जाते हैं वो इंड्यूस फिट मॉडल की वजह से रिकवर कर पाते हैं, बाकी के नहीं कर पाते। तो इस वजह से नहीं कर पाते कि वो कोल्ड डीनेचरेशन का डीनेचर होने वाले प्रोसेस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। Yes. अच्छा जी, तो मैं जरा 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ। इसका जवाब के बाद आपके पास जरा ये 2 सवाल आते हैं। मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर दूं, प्लीज जरा ये दोनों सवाल पढ़ना, रीडेबल है। बेटर, पानी पी के आ रहा हूँ मैं जरा। ओके जी, तो आपके पास क्या आ रहा है, suggest how the molecular structure of enzyme changes during cold. अच्छा, do you want me to write the answer to this part also, या लिख लोगे? मैं कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ। The active site shape changes, आप यहाँ पे मेंशन कर देना कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट शेप जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था टू सबस्ट्रेट। आप यहाँ पे बता देना सम एंजाइम देन फॉलो इंड्यूस फिट मॉडल। फिर आप बता देना कि बाकी वही प्रोसेस हो जाएगा। सही, इतना काफी है। अच्छा जी, सजेस्ट हाउ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम चेंजेस ड्यूरिंग कोल्ड डीनेचुरेशन। अच्छा, हम लोगों ने हमेशा इस चीज का तो पढ़ा है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है। अब कोल्ड टेम्परेचर के अंदर एंजाइम डीनेचर हो रहा है, बात समझ में आती है, तो एग्जामिनर खुद ही कह रहा है कैसे होगा। तो भाई स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। कैसे स्ट्रक्चरल चेंज लिखना काफी होगा? नहीं, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। सर इसके अंदर वो भी आ जाएगा ना कि वो मतलब हीट से तो एक्सपेंड करता है तो और ठंड से तो वो करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स थोड़ी चल रही है भाई मेरे। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा वो तो ये तो और केमिस्ट्री आ गई। हाँ, तो बायो और केमिस्ट्री साथ साथ चलती है, फिर एक साथ नहीं चलती है। पेपर क्यों देने की जरूरत। बस मौका मिलना चाहिए ना टीचर की टांग खींचने का, है ना। आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, ब्रेक्स ऑफ, और जो वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती थी वो भी टूटेंगी। सही है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो शेप है, शेप ऑफ एक्टिव साइट वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप आगे फिर पूरी कहानी वही लिख दो अगर चाहो तो, कि वो सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके।
हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? ये वही क्वेश्चन चल रहा है डी के बाद। इट वाज डी, वाज इट डी? हाँ डी था। तो दिस इज ई। Cryoprotectants such as tree halos are a particular, अच्छा ये स्ट्रक्चर हमारे पास बायो मॉलिक्यूल के पास पेपर में भी बहुत आया था, याद हो अगर आप लोगों को, are of particular interest in their application to preserving cell tissue or organism for future use. An investigation was carried out to find the protective effect of the given by different concentration of two cryoprotectant, trehalose and glycerol on a respiratory enzyme. Okay. The enzyme was subjected to a freezing temperature and then returned to its optimum temperature. The activity of the enzyme was measured at its optimum temperature. Figure 4.2 is a graph showing the results of the investigation. Okay, perfect. तो जिस पे क्रॉस लगा हुआ वो ट्रियालोज वाला है, और जिसके ऊपर आपके भला के ये डॉट जो लगा हुआ जिसपे वो ग्लिसरॉल वाला है, ठीक है। अब ये बोले विद रेफरेंस टू फिगर 4.2 डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, या पूरा रिजल्ट डिस्क्राइब करना होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब ये रहा तुम्हारे पास ग्राफ, ये रही इसके ऊपर वाली इंफॉर्मेशन। मुझे जरा जल्दी से बता दो कौन बच्चा एक्सप्लेनेशन देने वाला है। क्या पूछ रहा है? एक मिनट। एक्सप्लेन करने को कह रहा है ग्राफ को, सिंपल ग्राफ सी किस चीज के? ये दो किस चीज के हैं? क्रायो प्रोटेक्टेंट कंसंट्रेशन डाली हुई है नीचे एक्स एक्सिस पे, और रेट या परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी लिखा हुआ नहीं, है। ये दो लाइनें किस एक चीज की हैं? ट्रिएलोज का है और एक ग्लिसरॉल का है। अच्छा, ये दोनों आपके पास क्रायो प्रोटेक्टेंट हैं, ठीक है। क्या होता है? क्रायो प्रोटेक्टेंट सच एज ट्रिएलोज आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द एप्लीकेशन टू प्रिजर्विंग सेल टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स फॉर फ्यूचर यूज। जो लैब में नहीं होता है जिसमें हार्ट वगैरह रख देते हैं जिसके अंदर, वो उसकी सोल्यूशन जो होती है वो क्रायो प्रोटेक्टेंट, ठीक है। जैसे किसी की उंगली कट जाए, किसी का हाथ वाथ काट दे कोई गुस्से में आके, तो फिर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है जुनैद? तो बताओ जरा कैसे एक्सप्लेन करो। अच्छा, सिर्फ जुनैद की तरफ ही नहीं है इशारा, बाकी लोगों को भी करना है माशाल्लाह। कि एक मैं अभी ना, जब मैंने मीटिंग स्टार्ट करी, मैंने मारिया का वो देखा, क्या कहते हैं, डिस्प्ले पिक्चर कहेंगे ना इसको, अकाउंट की। मैं बोला भाई वाह क्या जबरदस्त मारिया ने पिक्चर लगाई है, जनाब सर मोहतरम। मैं आपसे यही पूछने वाली थी, कैसी है पिक्चर मेरी? अच्छा, मतलब देखो जरा, एक्सट्रीम लेवल देखो। टीचर से पूछा है सर कैसी है, एक तो वो लगा। अच्छा, मैं पता नहीं आप लोगों को बाकियों को नजर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, मेरे पास तो साइड में पार्टिसिपेंट सारे खुले हुए होते हैं ना, उनकी शक्लें नजर आ रही होती है, किसकी शक्ल पे क्या बना हुआ आ रहा है। तो इसमें लगी हुई है मोहतरम जनाब क्या यार, मोइन अख्तर का वो जो नहीं था लूज टॉक वाला जो शो आता था, उसके साथ ना एक और जो एंकर है हमारे भी मशहूर बेचारे, अनवर मकसूद के साथ शायद। अच्छा, ये वो अबे साले। अबे साले। और उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है कि अब तो खैर बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है, पहले सही नजर आ रहा था। इसमें नीचे लिखा हुआ है, तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया। हाँ तौबा तौबा मूड खराब कर दिया, और आगे भी कुछ लिखा हुआ था पता नहीं, खैर चलो। सर ये आपकी क्लास को बोल रहे हैं ये? हाँ, ये मेरी क्लास के लिए बोला जा रहा है, और सर फिर पूरा मुझसे भी लिखा पूछा है। जा रहा है, और मुझसे पूछा भी जा रहा है कि आपको कैसी लगी तस्वीर। आप लेवल चेक कर रहे हैं बच्चों का आजकल। जुनैद साहब, आप लेवल चेक कर रहे हैं प्लीज। चलो इसी बात पे जो है ना मारिया जो है वो हमें इसी बात पे समझाने क्लास वाली है। खत्म कर देते हैं। नहीं यार, मुझे
मुझे क्या? मुझे कुछ काम है। अच्छा वो ओके ठीक है भाई, कुछ काम कर लो तुम जाके, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ना हमारा काम है ना। अच्छा जी चलो एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सही है गाइस। With reference to figure 4.2 describe the results of the investigation। जब क्रायो प्रोटेक्टेंट नहीं डाला था, यानी कि उसमें वो एंजाइम कह लो कि इनएक्टिव थे या जीरो थे, सही है, तो आपके पास एक्टिविटी भी जीरो थी, जीरो पर सब कुछ जीरो आ रहा है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हुई तो ये जो ट्रियलोस था वो तो डायरेक्टली जंप कर गया ना ऊपर, मैक्सिमम एक्टिविटी की तरफ वो डायरेक्टली जंप करना शुरू हो गया, सही है। लेकिन जो ट्रियलोस जो है वो स्टीपर कर्व बना रहे, जो ग्लिसरॉल है वो इनिशियली उसने जो है ना इतना स्टीपर कर्व नहीं बनाया, लेकिन बाद में वो भी हाँ थोड़ा सा स्टीप कर्व की तरफ जाने लगा, सही है। और अल्टीमेटली ट्रियलोस बहुत पहले ही, यानी कि ट्रियलोस जो है वो बहुत कम कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम एक्टिविटी पे पहुंच गया, और जो था क्या कहते हैं ग्लिसरॉल, वो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में बढ़ने के बाद अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी तक पहुंचा, सही है। यही कंपैरिजन जो है वो आपने इन दोनों के लिए शो करना है। अब जाहिर सी बात है कि मैं इसको लिख नहीं रहा, लेकिन ये कि आप वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट करोगे, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर दोगे, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर दोगे, और ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। और 0 टू क्या है 10 आएगा, 0 टू 10 वो जिस तरह से प्लेटू ओ सॉरी पीक पर गया वो भी रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। यानी कि वो 0 टू 10 में 0 टू 80 की मैक्सिमम एक्टिविटी तक चला गया, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं खुद ही सॉल्व करके खुद ही आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ओके ओके परफेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ जाता है द एंजाइम कैटिकोल ऑक्साइडेज causes a brown color to develop when slice of सॉरी बेटा नोट्स आपने इसके नोट्स दे दिए कोचिंग पे? एंजाइम के हाँ। आई गेस एंजाइम के नोट्स नहीं, एंजाइम के नहीं दिए, पहले 5 पेपर पूरे कर लो फिर दे दूंगा ना, इतनी जल्दी क्या है। And the enzyme catechol oxidase causes a brown color to develop when slice of many fruits such as apple are exposed to air। ठीक है जी, हमने भी देखा है, सेब काट के रख दो तो वो काला हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, मतलब सॉरी। The enzyme catalyzes the following reaction catechol along with the oxygen catechol oxidase जिसके इसके अंदर मौजूद है क्यूनोन बना देता है along with the water। Quinone is then immediately further oxidized in air to a brown color substance। Catechol and quinone are colorless। A student investigated the rate of this reaction under different conditions। State how the student could follow the progress of this reaction। कुछ आइडिया है कैसे चेक कर सकता है? किस चीज पे चेक करेगा? स्टैंडर्ड कलर बना लेगा, वो जैसे नहीं आता फेयर एंड लवली के साथ आता है ना, आपके निखार का रंग 1 2 3 इस तरह से एक स्केल बना लेगा बेचारा बच्चा। और क्या कर सकता है? पिक्चर्स ले सकता है विद इंटरवल्स ऑफ टाइम, विद डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट आ गए। अच्छा फिर in the first investigation the student measured the initial rate of reaction in varying concentration of catechol। The results are shown in figure 4.1। concentration of catechol आ गया और initial rate of reaction arbitrary units आ गए, ठीक है। तो आई गेस मार्क करते ही चलें क्योंकि यही पूछना होगा इसमें आगे चल के कि कहाँ पे आ रहा है 5 के ऊपर आके भाई
प्लेटू बन रहा है 5 से ऑनवर्ड्स और मैक्सिमम एक्टिविटी 1 से 2 के दरमियान आई है, ठीक है, 1 से 2 कह रहा हूँ, सॉरी 0 से 2 के दरमियान आई है। आगे देखते क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द रिजल्ट शोन, देखा वही पूछा भाई, भाई बता दो क्या रिजल्ट आपने ऑब्जर्व किया भाई, वी मैक्स इतने पे पहुंचे, 0 to 2 मैक्सिमम एक्टिविटी आ गई और वगैरह 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 को हम लोग लाइन अप कर लेते हैं, वरना एक भी सवाल का हम लोग कंप्लीट जवाब नहीं देते हैं। तो वही क्या आ जाएगा, वी विल अलाउ फाइव मिली मोल होगा ना, ये तो मिलीमीटर लगेगा, 5 मिली मोल था हम लोगों ने जहां पे पहला एरो मार्क किया था, सही है। The substrate concentration become limiting factor, सही है भाई। At substrate concentration below 5 mm, the substrate concentration become limiting factor। दूसरा एलिमेंट जो इसमें आ जाता है वो किस हवाले से है, that all the enzymes are occupied, या मैं ये कह सकता हूँ Vmax is हटा दो, Vmax reached, और आप मेंशन कर सकते हो that ग्राफ में प्लेटू फॉर्म हो गया। 5 मार्क्स का है, इसके ऊपर 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, चलो 2 मार्क्स के लिए और पॉइंट्स लिखते हैं कि इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली मैक्सिमम चेंज was observed between 0 to 2 और फिर 2 से 5, between 0 to 2 कितना चेंज आया, रेट ऑफ रिएक्शन का 0 to 60, with 0 to 60 arbitrary unit, that is the rate of, that is for rate of reaction, ठीक है। And then the graph keeps the slope start forming plateau, ठीक है जी। तो ये बात हो गई, आगे चलते हैं। ये जवाब थोड़ा सा बताओ मुझे, ये क्योंकि बार बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम एक चीज को जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें। हाँ सॉरी हानिया, मैंने अभी तुम्हारा जवाब पढ़ा बेटा, आई गेस और ऊपर, हाँ स्टैंडर्ड कलर को चेक करने के लिए इस चीज के लिए टर्म यूज होती है, वो है कैलोरीमीटर। कैलोरी से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो एनर्जी वाला नहीं है, कैलोरीमीटर जो है वो कलर चेक करने के लिए होता है, ठीक है। चलो गुड यार, जबरदस्त, मेरे जहन में नहीं रखा ये पॉइंट, तुमने बता दिया, अच्छा हुआ। आगे चलते हैं। इन सेकंड इन्वेस्टिगेशन द स्टूडेंट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट but this time added a competitive inhibitor para hydroxybenzoic acid PHBA to each reaction mixture. Sketch on figure 4.1 the results that would be obtained for this second investigation. अच्छा जी, जुनैद तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन बेटा, मैं तुम्हें एनोटेशन ऑन करने का मौका दूंगा, मैं चाहूंगा कि आप
वही एनोटेशन ऑन करके जरा प्लीज, जब हम इसमें कौन सा इनहिबिटर ऐड कर रहे हैं, ये है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड किया, बताओ क्या चेंज आएगा ग्राफ में? एनोटेशन ऑन कर सकते हो तुम, चलो। रोटेशन क्या होता है? वाह भाई वाह मेरे भाई, क्या बात है। ऊपर जो जूम के साथ एक जो ऑप्शन वाला पैनल आता है ना, उसके अंदर देखो लिखा हुआ आएगा एनोटेट करना। हाँ जी, जैसे हानिया ने किया है ऐसे लाइन तुम इस पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें वाओ, बताना है कि ग्राफ कहाँ पे सेटल होगा विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और कोई और बच्चा बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। ये क्या कर रहे हो, ये ग्राफ बनेगा। या सर लोअर हो जाएगा। सर वो बस थोड़ा सा नीचे रहेगा लेकिन वीमैक्स सेम रहेगा। वी मैक्स सेम रहेगा और कर्व जो है वो, जो कर्व है उससे थोड़ा नीचे रहेगा। अच्छा हम इस बात को अगर ग्राफिकल लैंग्वेज में बोले, ग्राफ के हिसाब से बोले, तो जैसे ये वाला पॉइंट जो कि आपने 2 पे अटेन कर लिया था, आप जो है वो ये पॉइंट रीच कर रहे होगे। लेट सपोज यार ये जुनेद के ही ग्राफ से मैं रिलेट करता हुआ, जुनेद 1 मिनट हटाना, चलो मैं इसको एक प्रॉपर ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। समवॉट लाइक दिस, ये तो खैर बहुत ही आगे निकाल दिया है ना, चलो भाई इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो वो जो पॉइंट आप रीच कर रहे थे विद द कंसंट्रेशन ऑफ 2 मिलीमोल, वही पॉइंट आप रीच कर रहे हो विद द कंसंट्रेशन ऑफ 5 मिलीमोल, सही है। जो जहां पे आपके पास प्लेटू फॉर्म हो रहा था, और जो प्लेटू फॉर्म हो रहा है वो आपके पास जो है ना वो यहाँ पर कहीं पे जाके हो रहा है, यानी कि 8 पर, जो कि 5 पे हो रहा था पहले, सही है। तो वी मैक्स सेम रहेगा बिल्कुल, और वो चेंज हो जाएगा। चलो जी, इसका मतलब अगर आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ रहा है, मेरा जुनेद तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, तुम ही कर सकते हो, सही है। अगर आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि अच्छी खासी एंजाइम्स की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि P1 में यही चीज बहुत सताती है। P1 में ऐसे ऐसे ग्राफ बना के दे देना कि बंदा बस कंफ्यूज रहता है कि यार ये क्या है, ये क्यों है ये, और कैसे होगा ये। अगला जो सेशन रखूंगा ना मैं अगले वीक, उसमें P1 भी रखूंगा, सारे चैप्टर 1 2 3 पूरे हो जाएंगे। सेल हो गया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया, एंजाइम हो गया, ये तीनों अपलोड करने के बाद वीडियोस फिर एक दफा कहूंगा आप लोगों को कि इसकी वीडियो से रिवाइज कर लो, और फिर जो है ना P1 का भी हम लोग ऐसे ही 5 पेपर क्लास रखें, अच्छा ठीक है सर, जी। मेरे पास नहीं है पास पेपर जो आपने दिए हैं, तो तुम्हारे पास कौन से वाले नहीं है बेटा? है ही नहीं, आपने दिए ही नहीं। अरे मेरा बच्चा माज अच्छा, मैं करता हूँ कुछ अरेंजमेंट। मैंने अभी तक जो दिए ना वो सेल दिया है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दिया है, एंजाइम में दूंगा सैटरडे तक दूंगा इंशाल्लाह, फ्राइडे सैटरडे तक अगले। पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे? नहीं नहीं, पीडीएफ वीडीएफ नहीं भेज सकते, हम भेजेंगे आपको क्या होता है वो, हार्ड कॉपी में, ठीक है। पीसीएस कर देंगे सर। हाँ, उसको मुझे सऊदी अरब टीसीएस करना पड़ेगा, बेचारा वहां रहता है। नहीं नहीं सर सर, मेरे मैं आ रहा हूँ 6 को। अच्छा चलो बस सही है, जब तुम आ जाओ तो फिर कोऑर्डिनेट करना, तो फिर जहाँ पे तुम आ जाओगे वहां भिजवा देंगे। हाँ बेटा बोले। मेरे पास नोट्स नहीं है। ये तो बेटा आपकी अपनी ना अहली कहिए इसे कि आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए। क्यों नहीं लिए भाई अभी तक? मुझे पता नहीं था। चलो माशाल्लाह, जबरदस्त, पता चल गया अब? हाँ। हाँ तो जाना बेटा, एसकेएच जाना, तौकीर भाई से बोलना नोट्स दे दें, दे देंगे, ठीक है। जी। चलो जी आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट दैट PHBA विल हैव ऑन द एक्शन ऑफ फिनोल ऑक्साइडेज। क्या कहते हो बच्चों, जरा बताओ। हमने वही जो अभी तक काम किया था उसी को ही एक्सप्लेन करना होगा खाली। यार जुनी जरा ये लाइन तो रिमूव करो, और मुझे जरा कोई बच्चा बताए कि इसका क्या हमारे पास पॉसिबल जवाब बनेगा, और मुझे 1 मिनट दो, मैं जरा एक कॉल अटेंड कर। सर ये मैंने नहीं बनाई ये लाइन। तो फिर जिसने बनाई है वो रिमूव कर दे भाई, जरा चेक कर लो किसका नाम आ रहा है इस पे। हाँ हाँ हेलो, ठीक। मैं क्या से 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, आई विल बी फ्री इन 10 मिनट्स।
अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द इफेक्ट दैट, अब सॉरी वही वाला सवाल आ गया है तो फिर से। अच्छा भाई कौन एक्सप्लेन कर रहा है, जरा बताओ तो। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना ये। आई गेस हम लोग आज यहीं तक ही रखेंगे, आखिरी 10 मिनट ही बचे हैं। और पार्ट सी और फिर पार्ट डी इसका लास्ट है। चलो भाई। सर फ्यूअर एंजाइम सब्सट्रेट कोलेजन होंगे जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ये बताओ कंपिटिटिव इनहिबिटर है ना, तो क्या होगा इसका? सेम शेप है सिमिलर as टू सब्सट्रेट का। as of substrate, तो ये क्या करेगा? It will occupy, स्लो डाउन will, रिएक्शन करेगा। हाँ it will occupy what? It will occupy active site। और क्या करेगा फिर? It will block the attachment of substrate, ओके और क्या करेगा भाई? आई गेस 2 मार्क्स के लिए काफी है ना यार इतना। चलो बिना वजह ज्यादा मेहनत करवाते हो तुम लोग मुझसे। आगे लास्ट क्वेश्चन भाई आज के सेशन का। लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, इसके बाद में जाके एक अच्छा सा लेमन जूस पीने वाला हूं बना के। लेमन जूस contains citric acid, adding even a small amount of dilute lemon juice to apple slice slows the appearance of the brown color। ये वो बचपन में करते थे जब वो सैलेड वैलेड बनाने के लिए करना होता था, नींबू डाल देते थे सेब के ऊपर, तो फिर वो ब्राउन नहीं होता था जल्दी, मतलब होता था बहुत देर से होता था फिर। Suggest an explanation for this observation। क्या कहते हैं भाई आप लोग? सिट्रिक एसिड क्या करता होगा आपके लिहाज से? भाई सिट्रिक एसिड 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 क्या करेगा? पीएच चेंज कर देगा। पीएच चेंज करने से क्या होगा? एंजाइम की रेट चेंज होगी। हाँ, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है जी, तो आई गेस 2 पॉइंट्स के लिए इतना काफी है। पीएच कैसा कर देगा ये भी मेंशन कर दो। एसिडिक कर देगा पीएच, क्योंकि भाई वो एसिड है ना, सिट्रिक एसिड है। ठीक है जी, तो आप लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन 12 भी देख लिया जाए या बस यहीं तक रखा जाए? बीच में रह जाएगा। चलो आई गेस यहीं तक रखते हैं, मैं भी थक गया यार, 11 बजे से चल रही है आज क्लास। तो फिर आज सेल स्ट्रक्चर का टेस्ट है। टेस्ट के बारे में बताता हूँ। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट ताकि फिर बात हो सके जरा।